ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से मैनपुरी से खबर, जहां पर 9 प्रधान पद के नतीजे आ चुके हैं। तरौली, खिचौली, भरतपुर के नतीजे आए हैं। सुजरू देहात और रोसिंगपुर, दोल्हापुर के भी नतीजे आ गए। नगला ऊसर, बेलाहर, शहादतपुर के नतीजे भी सामने आ गए हैं। 9 गांवों के प्रधान पद पर नतीजे आए हैं यहां पर। तो मैनपुरी से ये खबर, मैनपुरी में 9 प्रधान पद पर नतीजे आ चुके हैं। काउंटिंग लगातार चल रही है। फिलहाल जहां से नतीजे आ रहे हैं, प्रधान पद के ही नतीजे आ रहे हैं। जिला पंचायत पदों के लिए नतीजे थोड़ी देर में ही आने शुरू होंगे। इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला लगातार बने हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अब्बास हैदर हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे सहयोगी उमेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मेरठ से। उमेश, जो मेरठ की तस्वीरें आपने दिखाई वो तो वाकई राहत देने वाली तस्वीर है कि यहाँ पर पालन हो पा रहा है कोरोना प्रोटोकॉल का। तो ऐसी क्या वजह है, क्यों यहाँ की तस्वीर बाकी जगहों से अलग नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट इसके पीछे एक बड़ी वजह है। माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ के अधिकारियों ने किया, माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ के कप्तान ने किया, माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ के एडीजी ने किया, और माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ के जिलाधिकारी ने किया। यहाँ के अधिकारी लगातार मतगणना केंद्रों का निरीक्षण करते रहे, वहाँ जाते रहे और स्थितियों का आकलन करते रहे। यहाँ पर अभी भी आप देखिए कि किस तरह से तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि जितने भी सारे कर्मचारी हैं, मतगणना कर्मी हैं, सभी फेस शील्ड लगा करके यहाँ अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, और ये बेहद आवश्यक है, ये अवेयरनेस बेहद आवश्यक है। हमारे साथ सीईओ अमित कुमार राय जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर ये माइक्रो मैनेजमेंट आप लोगों ने कैसे किया। आप ये बताएं कि मेरठ की तस्वीरें बेहद जुदा हैं और अन्य जिलों की तस्वीरें कुछ जुदा नज़र आ रही हैं, चाहे वो गोरखपुर की तस्वीरें हों, चाहे वो हाथरस की तस्वीरें हों। आप लोगों ने कैसे माइक्रो मैनेजमेंट किया ताकि ये व्यवस्था बनी रही और कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता रहा? समय समय पर हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और शुरू से ही जब एंट्री शुरू हुई मतगणना स्थल पे, उस समय से ही हम लोग काफ़ी सख्ती से कोविड नॉर्म्स का पालन करा रहे हैं। उसका परिणाम अच्छा आ रहा है। ठीक है, पालन कराया जा रहा है। यहाँ मेरठ में सुकून देने वाली तस्वीर मेरठ से फिलहाल सामने आ रही है। बहुत हद तक ये भी कह सकते हैं कि एनसीआर के करीब होने की वजह से भी लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता शायद यहाँ, और जब जितने ग्रामीण जगहों पर हम जाते हैं फिर वहां पर जागरूकता की भी कमी है, चाहे वो प्रत्याशियों की हम बात कर लें या उनके समर्थकों की बात कर लें, और लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। अब्बास हैदर, पंचायत चुनाव में कांग्रेस कहां पर है? कितनी मजबूती आपको इस चुनावों के बाद मिलेगी अगले साल के हिसाब से, अगर आप इसको तौलें तो? देखिए, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिला पंचायत सदस्यों को समर्थन दिया है कुछ को। इसके अलावा हमारी पार्टी जो है डायरेक्ट चुनाव तो लड़ती नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं लड़ रही है, कोई भी पार्टी नहीं। और निश्चिंत ही एक माहौल है बीजेपी का, और इनके पैरों के नीचे की जमीन निकल चुकी है। इसीलिए इन्हें जल्दी थी कि पंचायत चुनाव इस भयावह माहौल में करवा दें, क्योंकि अगर थोड़ा सा और लेट होता तो इनको अगर कुछ मिल भी रहा है तो वो भी ना मिलता। ठीक है, ये इनकी मेन वजह थी इसको चुनाव कराने का, और उसके जो है अभी रिजल्ट डिक्लेयर करवाने का। और जो जिस तरह से ज्यादातर जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मनीष शुक्ला से लेते हैं। मनीष शुक्ला, सुना आपने, आपको डर था कि बाद में स्थिति खराब ना हो जाए, आपके विरोध में ना चले जाए हवा, इस वजह से ये सब कुछ अफरा तफरी हुई है और कोरोना को दरकिनार करते हुए। मेनका जी, कांग्रेस की परिस्थिति पूरे देश में जैसी है वैसी ही पंचायत चुनाव में होने वाली है। केरल जहां 40 साल से का रिकॉर्ड था, हर 5 साल में एक बार कांग्रेस आ जाती थी, एक बार लेफ्ट आ जाती थी। इस बार राहुल जी वहाँ सांसद हुए और इस बार वहाँ कांग्रेस जो अगर उस इतिहास को देखें 40 साल का, तो वो दोहरा नहीं पा रही है। तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है। आने वाले 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस नहीं दिखेगी। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना साकार हो गई है, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जरूर साकार हो गई है। मनीष जी, आप इस बात से खुश हैं कि राहुल गांधी केरल गए और केरल में राहुल गांधी कुछ कर नहीं पाए अपनी पार्टी के लिए, स्थिति और खराब कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो आपने 200 पार का नारा दिया था और वहां 100 भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, अभी काफी मतगणना बाकी है। हमारे पास 2016 में 3 सीटें थी, और लेफ्ट प्लस यानी कांग्रेस और लेफ्ट मिल के कितनी सीटें पा रही हैं?
तो उत्तर और पांडिचेरी में हमने कभी सरकार नहीं बनाई है। पांडिचेरी में लेफ्ट और कांग्रेस तो वहां पर थी ही नहीं, लड़ाई में तो सिर्फ टीएमसी और बीजेपी थी, ये आप ही कह रहे थे, और उसमें भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी और सत्ता में आएगी, लेकिन अब वो नहीं दिख रहा। तो आप संतुष्ट हो रहे हैं, मतलब मान रहे हैं कि ठीक है हमारी फाइट सेकंड नंबर की ही थी? 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस सेकंड पे थी। आसाम में हम रिपीट कर रहे हैं, पांडुचेरी में हम नई सरकार बना रहे हैं, तमिलनाडु में भी हम पिछली बार से बेहतर कर रहे हैं, केरल में हम बेहतर कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि पंचायत चुनाव में इनका यही हाल होने वाला है। लेकिन अभी जो जिन विषम परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश और देश गुजर रहा है, कोविड का प्रोटोकॉल जिस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, जरूरी सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के मौजूदा हालात पर डिबेट करने की भी जरूरत है। तो जो इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं वो भी जरूरी है जानना। जब इलेक्शन हुए, जब वोटिंग हुई, काउंटिंग हो रही है, तो उसका असर क्या होगा ये जानना भी पब्लिक के लिए जरूरी है। रंजना लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं, रंजना का रुख कर लूंगी। रंजना, ये बताइए लखनऊ में इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, वहां पर क्या तस्वीर देख पा रही है, किस तरह से काउंटिंग चल रही है, क्या इंतजाम? देखिए, लखनऊ के पॉलिटेक्निक पे जो यहाँ पे मतगणना स्थल है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि जो ये यहाँ पे सामने जो है कोविड हेल्प डेस्क बना हुआ है। कोविड हेल्प डेस्क पे देखिए यहाँ पे लोग अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आरटीपीसीआर की टेस्ट की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और तभी इनको जाने दिया जा रहा है अंदर। और इस तरह से जो है थर्म यहाँ पे टेम्परेचर लिया जा रहा है, और सब कुछ के बाद ही अलाउ किया जा रहा है। हम पूछेंगे भी कि कितने लोगों का सुबह से ये लोग टेस्ट किए। सर, कितने लोगों का आप लोग टेस्ट किए यहाँ पे, और कुछ लोग पॉजिटिव निकले हैं क्या? नहीं मैम, अभी तक 20 लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से सभी लोग नेगेटिव हैं। बाकी सब लोग तो रिपोर्ट अपना लेके आए हैं नेगेटिव का, और 100+ जिसका हो रहा है फ़ारेनहाइट, उसको हम अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर का ऑर्डर है। और उसमें कोई भी अगर एसिम्प्टोमेटिक दिख रहा है तो उनको अंदर एंट्री नहीं किया जा रहा है। जी रंजना, इस तरह से कोविड हेल्प डेस्क बनी है, और उन्हीं लोगों को अंदर दिया जाने जा रहा है जो लोग नेगेटिव रिपोर्ट लाए हैं, और शांतिपूर्वक यहाँ पे मतगणना चल रही है। दूसरा राउंड मतगणना का शुरू हो चुका है, और यहाँ पे मतगणना चल रही है। रंजना, एक बार बताइएगा, ये जानना जरूरी है लोगों के लिए, एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा कि क्या निर्देश चुनाव आयोग की ओर से है कि कितने प्रत्याशी जो हैं उन कितने समर्थकों के साथ काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंच सकते हैं, और क्या रूल्स रेगुलेशन उनके लिए है? देखिए, निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से केवल प्रत्याशी और उनके जो एजेंट हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है यहाँ पे, और उनको भी अपनी कोविड रिपोर्ट के साथ अलाउ किया गया है। और एक और चीज़ निर्वाचन आयोग ने इसमें जोड़ा है कि वैक्सीनेशन का भी डबल डोज, दोनों डोज वैक्सीनेशन का होना चाहिए। तो इस तरह से केवल हम देखें मतगणना स्थल पे जो यहाँ पे केवल पोलिंग जो मतगणना के प्रत्याशी के एजेंट हैं और प्रत्याशी हैं उनको अलाउ किया गया है, और इस तरह से लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल मना है। फिर भी कई जगहों पर चिंता वाली तस्वीरें देखने को मिल रही है, कई जगहों पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, प्रशासन को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इनको रेगुलेट करने में। और इस वक्त गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, वहां पर काउंटिंग की स्पीड क्या है, कब तक नतीजे सामने आने लगेंगे? कई जगहों पर अब तक 10 जगहों से ग्राम प्रधान पद पर तो नतीजे आ गए हैं। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर भी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ के 20 ब्लॉकों में इस वक्त मतगणना जारी है, और लगातार जो है न्याय पंचायत के हिसाब से गांवों को खोला जा रहा है। उसके बाद चूंकि यहाँ 4 सीटों के लिए एक साथ मतदान हुआ था, ग्राम प्रधान, बीडीसी और सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, और इसी के साथ जिला पंचायत, तो सबसे पहले उनके पर्चों को छांटा जा रहा है, और उसके बाद गड्डियां बनाई जा रही हैं, और फिर गिनती शुरू हो रही है। तो अब जो रिजल्ट आने की शुरुआत है वो धीरे धीरे शुरू होने, करीब 1 बजे से रिजल्ट आने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे।
और जहां तक रही सोशल डिस्टेंसिंग की बात, तो मैं अभी एक काउंटिंग सेंटर से करीब 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, वहीं से आ रहा हूं, और वहां की स्थिति इतनी विकराल है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं वहां पे 1 घंटे से अधिक रुक सकूं। चूंकि जो काउंटिंग सेंटर है, अंदर जितने भी नियम कानून है, काउंटिंग सेंटर के अंदर वो नियम कानून काम कर रहे हैं, लेकिन काउंटिंग सेंटर के बाहर कोई भी नियम कानून काम नहीं कर रहा है। एकदम भीड़ लगी हुई है, मेला सा लगा हुआ है, और जो तस्वीरें हैं वो एकदम विचलित कर देने वाली हैं। और अगर यहां से कोविड का स्प्रेड होता है तो फिर भगवान भरोसे ही होगा, क्योंकि लोग बार बार सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन खुद नहीं सुधर रहे हैं, खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बात भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि आम पब्लिक ये सवाल उठा रही है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव आयोग इंतजाम कर रहे हैं, हमने तो ताकत दे दी है, उनको जो भी चाहिए वो इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहने से नहीं होगा, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो अधिकारी हो, या फिर आम पब्लिक हो, प्रत्याशी हो, उनके समर्थक हो, या पोलिंग एजेंट हो। अगर सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी इस हालात में जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे, कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, आपके पास आती हूं। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पंचायत चुनाव में जिस तरह का माहौल बनेगा वो माहौल आगे भी चलता रहेगा, आपको भी लगता है ऐसा? चुनाव की दृष्टि से देखिए, निश्चित रूप से बहुत ग्रास रूट का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक घर के व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इतनी ज़्यादा संख्या में विधानसभा और लोकसभा में लोग न सक्रिय होते हैं न इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि घर घर का चुनाव होता है। और जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव है उसमें पार्टी ने सभी सीटों पर, सभी वार्डों में अपने प्रत्याशियों को समर्थन दिया है, और जिला पंचायत अध्यक्ष 75 जिलों में जो होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, इसके लिए पार्टी ने रात दिन एक करके काम किया है, और पार्टी से समर्थित सदस्य अधिकतम क्षेत्रों से जीते, इसके लिए काम किया। और पूरा विश्वास है कि पिछले 4 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने जो गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, उसके आधार पे जनता का आशीर्वाद और मत भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को मिलेगा। ठीक है, अब्बास जी, आपको किस चीज पर भरोसा है? मनीष जी को तो भरोसा है कि जो काम किया 4 साल में तो लोग उनके समर्थित प्रत्याशियों के साथ जाएंगे। कांग्रेस ने क्या काम किया है, किस रणनीति पर 2022 की तैयारी चल रही है? मनीष जी को सिर्फ जिला पंचायत प्रत्याशी अपने समर्थित जिताने की चिंता है, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता की चिंता है। यहाँ इतनी भयावह स्थिति है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं मनीष जी, आपकी आपकी 5 राज्यों में सरकार नहीं आ रही है, और ये भाजपा की सरकार के अंत की शुरुआत है मनीष जी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जिला पंचायत में भी आपके समर्थित प्रत्याशी नहीं जीत रहे हैं, ये आप मेरी बात लिख के रख लीजिए, ठीक है। और जहां तक सवाल है, आप जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरे प्रदेश में कोई कोरोना प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं हो रहा है, हर जगह उल्लंघन हो रहा है। ये संक्रमण इस बुरी तरह से फैलेगा। इसके बाद मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि मेरी बात गलत निकले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये क्या हत्या का मुकदमा दर्ज होगा कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा सरकार में बैठे आला लोगों के ऊपर? मनीष जी बताइए। कोविड के नियमों का पालन हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और जो हमारी सरकार है वो लगातार इसके लिए प्रयत्नशील है। आपने कई जगह के विजुअल दिखाए, मेरठ के दिखाए, लखनऊ के दिखाए। अभी मैं दूसरे चैनल पे बैठा था, कानपुर के घाटमपुर की तस्वीरें आ रही थी, जहाँ पूरी तरह पालन हो रहा है, और जहाँ कहीं भी प्रोटोकॉल तोड़े जा रहे हैं, टूटने की खबर थी, वहाँ सरकार ने या वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने पालन कराने के लिए काम किया है। लेकिन अब्बास जी ने एक और बात कही है। मनीष जी, अब्बास जी ने एक और बड़ी बात कही कि किसी भी स्टेट में आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। आसाम में क्लियर कट मेजॉरिटी मिल रही है, पांडिचेरी में क्लियर कट मेजॉरिटी मिल रही है, पश्चिम बंगाल में लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी है, केरल और तमिलनाडु जहां हमारा आधार और कम था, वहाँ भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, आधार बढ़ रहा है, सीटें भी बढ़ रही हैं। तो हमको लगता है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ के
अपना आत्मोलोकन करना चाहिए और अपने बारे में चिंता करना चाहिए। शाम तक तस्वीरें पूरी तरह से साफ होने लगेंगी, चाहे वो 4 राज्यों की बात हो, एक यूटीआई की बात हो, या फिर हम बात कर ले जिला पंचायत चुनावों की। जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों पर कितना तस्वीरें क्या उन दावों पर खड़ी होती है वो सब पता चल जाएगा। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अब्बास हैदर आपका भी शुक्रिया। विशाल मिश्र राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव की अभी काउंटिंग चल रही है। जिला पंचायत सीट की बात करें तो उस पर जो तस्वीर है वो शाम तक साफ होनी शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल कई जगहों से प्रधान पद के नतीजे सामने आए हैं और उधर बाकी के 5 राज्यों में तो काउंटिंग चल ही रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। तो यूपी पंचायत चुनाव की बात हो रही है और साथ ही साथ उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा उपचुनाव, इसके भी नतीजे आज ही आने हैं। सल्ट से बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। महेश जीना इस वक्त 1700 वोटों से आगे हैं। 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 6 राउंड की काउंटिंग के बाद 1700 वोटों से आगे महेश जीना चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां पर कांटे की टक्कर बीते साल भी, माफ कीजिएगा, 2017 में भी गंगा पंचोली ही थी कांग्रेस की उम्मीदवार और तब भी कांटे की टक्कर में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, गंगा पंचोली की हार हुई थी। एक बार फिर से गंगा पंचोली पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। चुनाव मैदान में सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना इस वक्त हैं जो कि 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुरेंद्र जीना बीजेपी के विधायक जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और फिर यहाँ पर वोटिंग हुई है और कुल यहाँ पर 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। 12 राउंड की काउंटिंग में 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। महेश जीना 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।